तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा घटना चक्र ज्योग्राफी का क्लास नंबर 23 है और इस क्लास में हम लोग दक्षिण भारत की नदियाँ वाले टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोग इसका जो सब्जेक्टिव दिया हुआ था घटना चक्र में उसको पढ़े और फिर इसके साथ ही साथ हम लोग जो है 32 क्वेश्चन जो है MCQ हम लोग सॉल्व किए थे। आज हम लोग जो है 32 के बाद यानी कि 33वां नंबर का जो MCQ है वहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं, दक्षिण भारत की नदियों वाले टॉपिक को। ठीक है, तो ये रहा आपका 32 नंबर क्वेश्चन। यहाँ हम लोग लास्ट इसको सॉल्व किए थे। 32 नंबर क्वेश्चन था कि हाल ही में निम्नलिखित नदियों में से किनको जोड़ने का कार्य किया गया था। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में, IAS में पूछा गया था, UPSC में, और ये काम 2015 में किया गया था। तो हम लोग को पता है कि 15 सितंबर 2015 को कावेरी नदी और जो आपका कृष्णा नदी है इन दोनों को जोड़ने का काम किया गया था। ठीक है ना, कावेरी नदी नहीं मतलब गोदावरी नदी। तो 15 सितंबर 2015 को गोदावरी और कृष्णा नदियों को आपस में जोड़ने का काम जो था वो पूरा हुआ था। ठीक ना, इसको नदी जोड़ो परियोजना के द्वारा इसको पूरा किया गया था। ठीक है, अब हम लोग इसकी आगे की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 ये भी आपका IAS प्रीलिम्स 2002 में पूछा गया था और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन कि प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर दक्षिण का क्रम बतलाइए। ये जितनी भी नदी यहाँ पे दिया हुआ है ना सभी पूर्व की ओर बहती है। पूर्व की ओर बहती कहने का अर्थ है ऐसा मान लीजिए ये, ठीक है, ऐसा मान लीजिए ये यहाँ पे आपका पश्चिमी घाट है, यहाँ से नदियाँ इधर बह रही है और यहाँ से नदियाँ इधर बह रही है। तो पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ ऐसा है। यहाँ पे आपको उत्तर से लेके दक्षिण तक क्रम इसको बतलाना है आपको। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, स्वर्णरेखा नदी, महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, पेन्नार नदी, कावेरी नदी और आपका वेगई नदी। तो कई सारी नदियाँ हैं, इन सभी नदियों के बारे में आपको पता होना चाहिए। कौन नदी का क्रम कैसे कैसे है सो इसके लिए अभी हम आपको एक ट्रिक एक हम आपको बना कर दे देते हैं डायग्राम, उससे आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो देखिए ये आपको हम पूरा सीरीज बनाकर दे देते हैं। ठीक है, ये आपका दक्षिण भारत का मैप हो गया। इसमें नदियों का वाला हम जो है ये बता देते हैं। सबसे पहले देखिए ये आपका गंगा नदी है, गंगा नदी इधर बह रही है। एक आपका हुगली नदी इधर बह रही है पूर्व की ओर। आपका दामोदर नदी है पूर्व की ओर। उसके बाद आपका यहीं पे देखिएगा तो आप पाइएगा स्वर्णरेखा नदी, ये रहा आपका स्वर्णरेखा नदी। ठीक है, तो गंगा नदी, हुगली नदी, स्वर्णरेखा नदी और आपका दामोदर नदी, चार नदी याद रख लीजिएगा। गंगा नदी, फिर आपका दामोदर नदी, फिर आपका स्वर्णरेखा नदी, फिर आपका हुगली नदी, चार को याद हो गया। फिर देखिए और भी है, एक आपका बैतरनी नदी, ये है बैतरनी नदी, यहाँ लिख दिए बैतरनी नदी। ठीक है, बैतरनी नदी के बाद है आपका यहीं पे आपका आ जाएगा एक ब्राह्मणी नदी, ऊपर में है ब्राह्मणी नदी, तो BR से इसको याद रख लीजिए, ब्राह्मणी नदी है। फिर है आपका एक इधर है महानदी। ठीक है, यहाँ महानदी याद रखिए। महानदी के अलावा देखिएगा गोदावरी है, कृष्णा है, ये है गोदावरी नदी और ये है कृष्णा नदी। तो गोदावरी नदी और आपका कृष्णा नदी। तो ये अगर JPSC में भी क्वेश्चन पूछा गया था ऐसा ही क्वेश्चन कि पश्चिम की ओर कौन नदी बहती है। तो अगर ये आपको याद रहेगा तो आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। तो देखिए इसको हम लोग कैसे कैसे देखे हैं, देखते चले जाइए। एक है पहला ये आपका गंगा नदी इधर बह रही है। गंगा नदी के अलावा आप देखिएगा तो यहाँ पे है दामोदर नदी, यहाँ पे है स्वर्णरेखा नदी, ये है इधर की ओर बह रही है हुगली नदी, इधर की ओर बह रही है आपका ब्राह्मणी नदी, इधर की ओर बह रही है आपकी बैतरनी नदी, इधर की ओर बह रही है आपकी महानदी, इधर की ओर आपका बह रहा है गोदावरी नदी, इधर की ओर बह रहा है आपका कृष्णा नदी। तो इन सभी नदियों के बारे में याद रखिएगा। कितना नदी याद कीजिए, पहला गंगा नदी, दूसरा हुगली नदी, तीसरा दामोदर नदी, चौथा स्वर्णरेखा नदी, पांचवा बैतरनी नदी, छठा ब्राह्मणी नदी, सातवां महानदी, आठवां गोदावरी नदी और नौवां कृष्णा नदी। ये टोटल जो 9 नदी है ये आपका बे ऑफ बंगाल में यानी कि बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। गंगा, हुगली, दामोदर, स्वर्णरेखा, बैतरनी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ये सभी जाके बे ऑफ बंगाल में गिरती है 9 नदी। ठीक है, ये आपको याद हो गया है। अब देखिए मिलाइए,
स्वर्णरेखा नदी इधर बह रही है पूर्व की ओर, महानदी पूर्व की ओर, गोदावरी पूर्व की ओर, कृष्णा नदी पूर्व की ओर बह रही है, ठीक है ना। कृष्णा नदी भी पूर्व की ओर बह रही है, ठीक है। कावेरी नदी पूर्व की ओर बह रही है, तो हाँ कावेरी भी बह रही है पूर्व की ओर ही, ठीक है ना। तो इससे आप क्वेश्चन को एलिमिनेट कीजिएगा, ठीक है, इस तरह से। इसका उत्तर हो जाएगा सही नंबर, ये नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम इस प्रकार है: स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वेगई, ठीक है ना। 3 गो नाम आप और भी याद कर लीजिए, यहीं पे भी है 3 गो नाम, हम बताना भूल गए 3 गो नाम। वो 3 गो नाम क्या क्या है? एक है आपका पेन्नार नदी, एक है कावेरी नदी और एक है आपका वेगई नदी। तो 3 गो नाम और याद रख लीजिए। तो 9 गो उधर था ही, गंगा, हुगली, दामोदर, स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, 9 गो नाम हो गया। 10वां है आपका पेन्नार नदी, 11वां है आपका कावेरी नदी और 12वां है आपका वेगई नदी। तो पूर्व की ओर बहने वाली नदियां में टोटल 12 नदी याद रख लीजिएगा। 12 नदी जो है वो पूर्व की ओर बहती है। 12 नदी आप एकदम याद रखिए, 12 गो नदी, 12 नदी याद हो जाएगा। अब आइए, भारत का आपवा मानचित्र देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि स्वर्णरेखा नदी सबसे उत्तरी भाग की ओर है और वेगई नदी जो है वो सबसे दक्षिण भाग में प्रवाहित होती है। सबसे ऊपर में है आपका स्वर्णरेखा नदी और सबसे दक्षिण में है आपका वेगई नदी। स्वर्णरेखा नदी, वेगई नदी सबसे उत्तर में है, स्वर्णरेखा नदी सबसे दक्षिण में है, वेगई नदी, स्वर्णरेखा नदी झारखंड से संबंधित है, वेगई नदी जो है वो आपका तमिलनाडु से संबंधित है। तो वेगई नदी सबसे दक्षिण में है और ये सभी जाता है बे ऑफ बंगाल में। 12 नदी के बारे में आपको याद रखना है। एक बार इसका मैप दिखा देते हैं हम, उससे आपको क्लियर हो जाएगा एक बार ये पॉइंट। ये देख लीजिए, ये रहा आपका दामोदर नदी, सोन नदी, कोयल नदी, महानदी, इंद्रावती नदी, गोदावरी नदी, पेन्नार नदी, कावेरी नदी, वेंगई नदी। वेंगई नदी ये रहा सबसे नीचे में, कावेरी नदी है यहाँ, कृष्णा नदी है, ये सब नदी इधर आ रहा है। कृष्णा नदी ये रहा, गोदावरी नदी है यहाँ पे, महानदी यहाँ पे है, फिर दक्षिणी स्वर्णरेखा नदी है, दामोदर नदी है और आपका ये गंगा नदी है, हुगली नदी भी इधर ही है। इस तरह से स्वर्णरेखा सबसे उत्तर में है और वेंगई नदी सबसे दक्षिण में है। तो आई होप अब आपको इसमें दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग इसके आगे की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देख लीजिए, दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है? दक्षिण भारत की जितनी भी नदियां हैं वो किस तरह का अपवाह तंत्र रखती है? तो वो अरिये, खंडित, जालीदार या वृक्षनुमा। अरिये कैसे होता है? एक चट्टान है, चट्टान से इधर इधर नदी निकल रहा है, ये अभी बताया गया था। अरिये यानी कि रेडिकल। वृक्षनुमा यानी कि ट्री के जैसा, वृक्षनुमा ऐसे नदी आ रहा है, ऐसे 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 ऐसे, बहुत सारा इसमें शाखा है, तो वृक्ष के जैसा, तो इसको बोलते हैं। दक्षिण भारत की जितने भी अधिकांश नदियां हैं वो वृक्षनुमा अपवाह तंत्र का ये एग्जाम्पल है, वृक्षनुमा अपवाह तंत्र का, ठीक है ना। और ये कैसा होता है वो आपको बता दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 35 देख लीजिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है वो देख लीजिए। महानदी का उद्भव छत्तीसगढ़ के पठार से होता है, महानदी, तो ये सही है। गोदावरी नदी का उद्भव महाराष्ट्र में होता है, ये भी सही है। ताप्ती नदी का उद्भव मध्य प्रदेश में होता है, ये भी सही है। कावेरी नदी का उद्भव आंध्र प्रदेश में होता है, तो नहीं, ये गलत बात है। कावेरी नदी जो है वो उद्भव उसका आंध्र प्रदेश नहीं है। यहाँ पे दिया हुआ है कि कावेरी नदी भारत की ऐतिहासिक नदियों में से एक है जिसे हिंदू पवित्र नदी मानते हैं। इसकी उत्पत्ति कर्नाटक के पश्चिमी घाट श्रेणियों में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। तो कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के पश्चिमी घाट में होता है और वो भी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में होता है और ये कोडागू जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 36 देख लीजिए, जो नदी शेष अन्य से भिन्न है, कौन नदी शेष अन्य से भिन्न है? नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और महानदी। देखिएगा तो ये दक्षिण भारत की नदी है। सिंधु देखिएगा तो ये आपका हिमालयी नदी तंत्र है। ताप्ती नदी दक्षिण की ओर जाती है। इसका 2-3 तरह का इसका बन सकता है आपका, ठीक है ना, 2-3 तरह का इसका कॉन्सेप्ट बन सकता है। ये आपका राजस्थान पीछे 1999 पूछा था, इस तरह क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है ना। फिर भी आप इसको ऐसे याद रख लीजिए। क्या याद रखिएगा, देखिए सिंधु, नर्मदा और ताप्ती का मुहाना अरब सागर में है। सिंधु नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी,
तीनों का मुहाना अरब सागर में है, जबकि महानदी बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। इस आधार पर महानदी 3 अन्य नदी से भिन्न है। एक तो ये हो गया। उसके बाद सिंधु नदी का उद्गम स्रोत भारत के बाहर है, जबकि अन्य नदियों का उद्गम स्रोत भारत में ही है। तो 2 को इसका आंसर हो सकता है। ये क्वेश्चन ही गलत था, इसलिए आंसर इसको गलत माना गया है। एक देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 37। ये आपका झारखंड पीसीए से पूछा गया था 2003 में। बाप रे बाप। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है? एस्चुअरी नहीं बनाती है कहने मतलब बे ऑफ बंगाल में जितनी नदी जाएगी सब एस्चुअरी कोई नहीं बनाएगी, और अरब सागर में जितनी भी नदी जाएगी सब एस्चुअरी का निर्माण करेगी। तो देखिए, नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है, मतलब ये बनाएगी। ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है, मतलब ये भी बनाएगी। मांडवी नदी अरब सागर में गिरती है, मतलब ये भी एस्चुअरी बनाएगी। महानदी अरब सागर में नहीं गिर के ये गिरती है बे ऑफ बंगाल में, मतलब ये एस्चुअरी नहीं बनाएगी। ठीक है, आगे देख लीजिए। महानदी छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में सिहावा पहाड़ी से निकलती है। 851 किलोमीटर लंबी यह नदी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में प्रवाहित होती हुई ये पारादीप उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। शेष सभी नदियाँ एस्चुअरी का निर्माण करती है। अच्छा देखिए, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ। तो पश्चिम की ओर जो नदी बहेगी, पूर्व की ओर बहने वाली नदी आपको बता दिया है 12 गो है। कितना है? 12 गो है। 12 का नाम याद रखिएगा। 12 कौन कौन है? गंगा है, हुगली है, दामोदर है, स्वर्णरेखा है, बैतरणी नदी है, ब्राह्मणी नदी है, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है। ये 3 को तो हो ही गया है। इसके अलावा पेन्नार नदी है, कावेरी नदी है और वेगई नदी है। वेगई नदी सबसे दक्षिण है, स्वर्णरेखा नदी सबसे उत्तरी है। 12 नदी हो गया। अब आइए दक्षिण भारत में ही, मतलब जो नदी आपका अरब सागर में जाके गिरती है, इधर कौन कौन नदी है वो देख लीजिए। अरब सागर में गिरने वाली नदी सबसे पहले यहाँ पे है लूनी नदी। लूनी नदी के बाद है आपका बनास नदी। लूनी नदी, बनास नदी। बनास नदी के बाद है आपका साबरमती नदी। साबरमती नदी के बाद है माही नदी। माही नदी के बाद है नर्मदा नदी। लूनी नदी, बनास नदी, साबरमती नदी, माही नदी, नर्मदा नदी। उसके बाद है तापी या फिर ताप्ती नदी। तापी या फिर ताप्ती नदी। उसके बाद है आपका मांडवी नदी। मांडवी नदी। उसके बाद है काली नदी। काली नदी के बाद है गंगावेली नदी। गंगावेली नदी। उसके बाद है आपका पेरियार नदी। ठीक है ना? कितना कौन हो गया? पेरियार नदी। तो कितना नदी है वो देखिए। पहला है लूनी नदी, दूसरा है बनास नदी, तीसरा है साबरमती नदी, चौथा है माही नदी, पांचवा है नर्मदा नदी, छठा है तापी या फिर ताप्ती नदी, सातवां है मांडवी नदी, आठवां है काली नदी, नौवां है गंगावेली नदी और 10वां है पेरियार नदी। तो इधर आपका 10 गो नदी जो अरब सागर में गिर रही है, 12 गो नदी जो आपका बे ऑफ बंगाल में गिर रही है। ठीक है ना? तो 10 गो नदी इधर याद रखो और 12 गो नदी उधर याद रखो, तो इससे आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना? तो इधर 10 गो नदी, ये जो भी नदी है इधर अरब सागर में जा रही है, ये लोग सब एस्चुअरी का निर्माण करेगी, और इधर 12 नदी जा रही है, इधर एस्चुअरी का निर्माण नहीं करेगी। सिंपल सी बात है, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। लूनी नदी, बनास नदी, साबरमती नदी, माही नदी, नर्मदा नदी, तापी नदी, मांडवी नदी, काली नदी, गंगावेली नदी, पेरियार नदी। 10 गो हो गया, खत्म बात। क्वेश्चन नंबर 38 देख लीजिए। निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन एस्चुअरी बनाती है? कौन एस्चुअरी बनाएगी? तो अभी आपको एस्चुअरी बनाएगा मतलब जो अरब सागर में जाके गिरेगा। आपका देखिए, गोदावरी नदी अरब सागर में जाके गिरती है, एस्चुअरी बनाती है। गोदावरी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है। ठीक है, नहीं गिरती है, मतलब ये नहीं बनाएगा। कावेरी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है, मतलब ये भी नहीं बनाएगी। महानदी अरब सागर में नहीं गिरती, मतलब ये भी नहीं बनाएगी। ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है, मतलब ये बनाएगी। क्वेश्चन नंबर 39 देख लीजिए। कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? कौन सी नदी उड़ीसा में बनाएगी? तो ताप्ती नदी तो नहीं बनाएगा, क्योंकि अरब सागर में गिर रहा है। नर्मदा नदी तो दक्षिण में है, गोदावरी नदी भी दक्षिण है। महानदी आपका हम अभी बताए थे, महानदी कहाँ उद्गम होता है? तो महानदी छत्तीसगढ़ के धमतरी जिला में सिहावा पहाड़ी से निकलती है, और ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में क्रॉस होती है, और फिर जाके ये उड़ीसा में ही अपना डेल्टा का निर्माण कर देती है। क्वेश्चन नंबर 40 देख लीजिए। ये आपका 60 और 62 बीपीएससी 2016 में पूछा गया था। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो तेल नदी जो है वो महानदी की सहायक नदी है तेल, बस इतना याद रखिएगा। महानदी की ही सहायक नदी है तेल नदी, बस इतना याद रख लीजिएगा। ये आपका बीपीएससी स्पेशल था, बिहार स्पेशल। क्वेश्चन नंबर 41 देख लीजिए। भारत की निम्नलिखित नदियों के घाटों में किनमें जल का भाव नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। नीचे यहाँ पे जो नदी दिया गया है, तो निम्नलिखित नदियों के जो घाट है, घाटों में जल का अभाव है। किसके घाट में जल का अभाव है? साबरमती, कृष्णा, ताप्ती या फिर कावेरी नदी। तो हम सभी को पता है ये आपका साबरमती और ताप्ती नदी के जो घाट है, घाट पे आपका इसका अभाव है।
कावेरी नदी, कृष्णा नदी ये तो दक्षिण में गिरती है, इसमें पूरा लबालब वाटर होता है। लेकिन साबरमती और ताप्ती नदी ये आपका अरब सागर में गिरता है और इसमें वाटर का अभाव होता है। क्वेश्चन नंबर 42 ये आपका आईएएस में पूछा गया था 2009 में। इसका केवल हम लोग एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। अमरकंटक से सोन नदी एवं नर्मदा नदी का उद्गम होता है। तो अमरकंटक से सोन नदी का भी और आपका नर्मदा नदी का भी उद्गम होता है। सोन नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होकर बिहार में पटना से पूर्व गंगा नदी में मिल जाती है और नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में जाके गिरती है। निकल रहा है दोनों अमरकंटक की पहाड़ी से ही, सोन नदी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है वो आपका बात करते हैं ना कि नर्मदा नदी जो है वो आपका अरब सागर में गिरता है और सोन नदी जो है वो आपका बिहार में पटना के पास जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 43 ये भी आईएएस में पूछा गया था 2009 में। देखिए कितना पूछा गया 2009 में आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया है इससे नदी वाला टॉपिक से। केरल की पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ नहीं हैं। केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ नहीं है। केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ नहीं है। मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ नहीं है। तो ना तो एक सही है ना तो दो सही है, दोनों गलत है। देखिए केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं जैसे कि पाम्बार, भवानी और कबानी। और मध्य प्रदेश में नर्मदा, ताप्ती और माही नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और अरब सागर में गिरती है। इस प्रकार दोनों कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44 देख लीजिए। निम्नलिखित नदियों में से किसका सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? तो वो है आपका गोदावरी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र। गोदावरी नदी का सबसे बड़ा है। ये आपका यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2009 में पूछा गया था। नर्मदा नदी का जल ग्रहण क्षेत्र 98,796 वर्ग किलोमीटर है। महानदी का जल ग्रहण क्षेत्र 1,41,589 वर्ग किलोमीटर है। गोदावरी नदी का जल क्षेत्र 3,12,812 वर्ग किलोमीटर है और कृष्ण नदी का जो है वो आपका जल ग्रहण क्षेत्र 2,58,948 वर्ग किलोमीटर है। इस प्रकार गोदावरी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है, लगभग 3,12,000। कृष्णा का 2,58,000, महानदी का 1,41,000 और नर्मदा का मात्र 98,000। क्वेश्चन नंबर 45 देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी यानी कि बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? तो वो आपका है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन गोदावरी नहीं है। गोदावरी है 3,12,000। गोदावरी के बाद आपका है कृष्णा नदी। कृष्णा का है 2,58,000। कृष्णा भी ऑप्शन में नहीं है। कृष्णा के बाद आ जाएगा महानदी 1,41,000। महानदी के बाद है फिर नर्मदा 98,000। तो महानदी आ जाएगा ऑप्शन में इसके अनुसार। दिए गए विकल्पों में महानदी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है। महानदी बेसिन का विस्तार छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में 1,41,000 वर्ग किलोमीटर है। नर्मदा बेसिन का विस्तार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र में है। कावेरी बेसिन का विस्तार केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी के लगभग 81,000 वर्ग किलोमीटर में है। ताप्ती नदी का विस्तार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में है 65,000। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 46 देख लीजिए। भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी कौन है? पहला तो आपका गोदावरी हो जाएगा, पहला तो आपका हो जाएगा कौन? पहला हो जाएगा आपका अच्छा, भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन कौन है? तो वो हो जाएगा आपका गोदावरी बेसिन। गंगा नदी बेसिन के बाद दूसरा आ जाएगा गोदावरी नदी बेसिन। गोदावरी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। गोदावरी बेसिन भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है। साथ ही प्रायद्वीपीय नदियों में गोदावरी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र गोदावरी का है और हिमालयी नदियों में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र जो है वो गंगा का है। भारत के नज़रिए में सिंधु तो बड़ा है ही, लेकिन वो भारत में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47 देख लीजिए। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन है? तो वो आपका गोदावरी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। यह त्रंबकेश्वर महाराष्ट्र के निकट से निकलकर दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। जबकि नर्मदा नदी 1315 किलोमीटर है, महानदी 851 है और कृष्णा नदी का लंबाई 1400 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 48 देख लीजिए। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी कौन है? तो आपका गोदावरी है। ठीक ना, गोदावरी है कितना? तो 1465। गोदावरी के बाद नर्मदा है। नर्मदा कितना है? 1312। नर्मदा के बाद महानदी है 851 और उसके बाद कावेरी है, कृष्णा है 1400। अच्छा,
गोदावरी है 1465, फिर है कृष्णा, गोदावरी के बाद कृष्णा है सेकंड नंबर में 1400, 1465 गोदावरी, 1400 किलोमीटर कृष्णा, ठीक है ना, याद रखिएगा। नर्मदा का है 1312, फिर महानदी का है 851। क्वेश्चन नंबर 49 देख लीजिए, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन है? तो वो आपका गोदावरी है सबसे लंबी, 1465। क्वेश्चन नंबर 50 देख लीजिए, ये आपका आईएएस में पूछा गया था 2015 में। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए, वंशधारा, प्रणहिता, पेन्नार, इंद्रावती। गोदावरी के सहायक नदियों में प्रणहिता, वेनगंगा, मानेर, इंद्रावती, सबरी, मंजीरा, पूर्णा, प्रवरा, दूधना ये सभी आते हैं। इस प्रकार वंशधारा और पेन्नार नदियाँ गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। पेन्नार और वंशधारा नदियाँ भी प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं, केवल 2 और 3। अच्छा, इतना याद मत रखिए, केवल हम जो बताए वो याद रखिए। गोदावरी की सहायक नदियाँ में प्रणहिता, वेनगंगा, मानेर, इंद्रावती, सबरी, मंजीरा, पूर्णा, प्रवरा, दूधना ये सभी है, बस इतना याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देख लीजिए, किस नदी की घाटी गहरी खड़भूमि यानी कि रेवैंस के लिए विख्यात है? तो चंबल नदी। एमपीपीसीएस से पूछा गया था 2019 में। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, चंबल नदी मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के निकट निकलती है और उत्तरमुखी होकर यानी कि उत्तर की ओर जाती है और एक महाखंड से बहती हुई राजस्थान में कोटा पहुंचती है, जहां इस पर गांधी सागर बांध बनाया गया है। चंबल नदी अपने उत्खात भूमि वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है, जिसे चंबल खंड यानी कि रेवैंस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 देख लीजिए, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए, ब्राह्मणी नदी, स्वर्णरेखा नदी, नागावली, वंशधारा। निम्नलिखित में से कौन नदियाँ पूर्वी घाट से निकलती है? पूर्वी घाट से निकलती है, पूर्वी घाट से निकलती है। स्वर्णरेखा तो नहीं निकलेगी, ऑप्शन हटा दीजिए। स्वर्णरेखा जहाँ जाती है हटा दीजिए, एक और ये खत्म, 2 और ए और बी में सही कौन है? देखिए, पूर्वी घाट से निकलती है, पूर्वी घाट से। ब्राह्मणी नदी भी पूर्वी घाट से नहीं निकलती है, तो 1 और 3 तो हटा दीजिए, एक जहाँ जहाँ है उसको हटा दीजिए, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, तो ब्राह्मणी और स्वर्णरेखा नदी का उद्गम रांची के पठार से होता है, झारखंड। वाओ, 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था आईएएस में, जबकि नागावली और वंशधारा का उद्गम पूर्वी घाट से होता है। क्वेश्चन नंबर 53 देख लीजिए, ये आपका छत्तीसगढ़ पीसीएस 2021 में पूछा गया था, मलगेर नदी का उद्गम कहाँ पे है? तो मलगेर नदी का उद्गम जो है वो बेलाडीला पहाड़ी से है, बेलाडीला पहाड़ी से, और यह सबरी नदी में जाकर मिल जाती है। और सबरी नदी जो है वो आपका किसका? तो वो आपका गोदावरी नदी का ही सहायक है ना, सबरी। क्वेश्चन नंबर 54 देख लीजिए, ये भी आपका छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया था 2021 में। 2021 में छत्तीसगढ़ से 2 क्वेश्चन पूछा गया था नदी से, मांड, बनास, जोंक, केलो ये सभी से। तो देखिए, मांड नदी मैनपाट से, बनास नदी देवघर पहाड़ी से, पहाड़ी से, जोंक नदी सोनबेरा पहाड़ी से, और केलो नदी आपका लुडेंग पहाड़ी से निकलता है, याद रखिएगा, ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तवा नदी किस फिर ब्लैक, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 55 है, तवा किस नदी की सहायक नदी है? तवा जो है वो आपका नर्मदा नदी की सहायक है। क्वेश्चन नंबर 56 देख लीजिए, ये भी आपका छत्तीसगढ़ पीछे से पूछा गया था 2019 में, मांड और महानदी के संगम पर कौन सा धार्मिक स्थल है? तो वो आपका है चंद्रहांसिनी देवी। मांड और महानदी के संगम पर चंद्रहांसिनी देवी का जो है वो धार्मिक स्थल है, जैसे कि आपका दामोदर और भैरवी नदी के संगम स्थल पर रजरप्पा मंदिर है ना, बस उसी तरह। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, छत्तीसगढ़ में भर भर के क्वेश्चन पूछता है नदी से। तो एस.पी. चटर्जी के भारत के प्राकृतिक विभागों की योजना यानी कि स्कीम में महानदी बेसिन को महाद्वीपीय पठार के किस उपविभाग में रखा गया है? इसको हटाइए, ये जरूरी नहीं है। तो इस तरह से हम लोग दक्षिण भारत की जो नदियाँ हैं वो भी हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। दक्षिण भारत की नदियाँ आपका कंप्लीट हो गया है, अब आपको इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। दक्षिण भारत की जितनी भी नदी थी वो हम लोग इसको कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है ना। अब हम लोग कुछ कुछ जो है अन्य नदियों के बारे में पढ़ लेते हैं, अन्य नदियाँ जो कि इम्पोर्टेंट है उसके बारे में पढ़ लेते हैं अन्य नदियों में, ठीक है। तो यहाँ देखिए अन्य नदियों के बारे में बताया गया है, पहले कुछ कुछ फैक्ट है, फैक्ट को पढ़िए, फिर हम लोग इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग लगाएंगे, ठीक है ना। तो पहले फैक्ट को हम लोग पढ़ लेते हैं। फैक्ट क्या है वो देख लीजिए, सतलज नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत स्थित मानसरोवर झील के निकट राक्षसताल या फिर राक्षसताल झील से होता है। तो सतलज नदी तिब्बत में होता है, कैलाश पर्वत में होता है। तिब्बत में कैलाश पर्वत एवं मानसरोवर झील के निकट में ही एक राक्षसताल झील है या राक्षस
ताल झील भी बोलते हैं उसको, वहीं से इसका उद्गम होता है। यह उत्तर पश्चिमी दिशा में बहते हुए सिपकी ला के पास हिमाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। यह हिमालय की श्रेणियों को काटकर गहरे गोर्ज का निर्माण करती है। यह भारत में ब्यास नदी के जल को एवं पाकिस्तान में रावी, झेलम तथा चिनाब नदी के जल को संग्रहित करके मिठनकोट पाकिस्तान के निकट सिंधु में जाकर मिल जाती है। तो ये याद रखिएगा, आपको मैप में बताया गया था ना कि पाकिस्तान के मिठनकोट में जाकर ये जो है सतलज नदी जाके मिल जाती है सिंधु नदी में, और सतलज नदी में ही मिलता है रावी नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी, और सतलज नदी खुद जाके मिल जाएगा सिंधु नदी में। कहाँ पे? पाकिस्तान के मिठानकोट में। आगे देख लीजिए, इसकी कुल लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। आगे देख लीजिए सोन नदी के बारे में। सोन नदी की उत्पत्ति अमरकंटक पठार के पास से होती है, और सोन नदी की प्रमुख सहायक नदी है रिहंद और उत्तरी कोयल। कोसी नदी के बारे में देखिए, कोसी नदी का उद्गम नेपाल एवं तिब्बत क्षेत्र में 3 धाराओं सुन कोसी, अरुण कोसी और तामोर कोसी के संगम से होती है। कोसी नदी का उद्गम नेपाल और तिब्बत में 3 धाराओं से, सुन कोसी, अरुण कोसी और तामोर कोसी के संगम से। कोसी नदी की लंबाई 720 किलोमीटर है। कुर्सेला, कटिहार बिहार के समीप या गंगा नदी में मिल जाती है कोसी नदी। कोसी नदी की 7 धाराएं हैं, जिनमें सुन, अरुण, तामोर कोसी प्रमुख है। यह नदी अपना मार्ग परिवर्तित करने तथा आकस्मिक बाढ़ लाने के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। दामोदर नदी के बारे में देखिए, दामोदर नदी का उद्गम छोटानागपुर पठार से होता है। यह नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। जैसे आपका नर्मदा नदी आपका भ्रंश घाटी से होकर बहता है, उसी तरह आपका दामोदर नदी भी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। इसकी सहायक नदी है ब्राकन नदी, जमुनिया नदी, बरकी नदी इत्यादि। दामोदर नदी अंत में रूपनारायण नदी के जल ग्रहण को संग्रह करती है, और ये कोलकाता के 55 किलोमीटर दक्षिण में हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। कौन? दामोदर नदी। आगे देखिए, दामोदर नदी की कुल लंबाई 592 किलोमीटर है। एडन नहर वर्ष 1938 में दामोदर नदी से निकाली गई थी। कौन नहर? तो एडन नहर। आगे देख लीजिए, गिरिडीह एवं दुर्गापुर के बीच 300 किलोमीटर लंबे मार्ग में यह जैविक मरुस्थल यानी कि बायोलॉजिकल डिजर्ट बन गई है। इसे बंगाल का शोक भी कहते हैं। देखो, गिरिडीह से लेकर दुर्गापुर के बीच में लगभग 300 किलोमीटर तक में दामोदर नदी जो है वो एक तरह से बायोलॉजिकल डेजर्ट यानी कि जैविक मरुस्थल बन गया है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहते हैं। इसके बाद देख लीजिए, हगरी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है, और ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से प्रवाहित होते हुए तुंगभद्रा नदी में जाकर मिल जाती है। इसे वेदावती नदी के नाम से भी जानते हैं। किसको? तो हगरी नदी को। वेदा और अवथी नदियाँ सह्याद्री से उद्गमित होकर पूरा के पास आपस में मिलकर वेदावती कहलाती है। एक है वेदा नदी, एक है अवथी नदी। दोनों नदियाँ सह्याद्री से निकलती है, और जाके लोग एक जगह मिलता है पूरा, तो पूरा के पास आपस में जाके पूरा मिल ही जाती है, तब ये कहलाती है वेदावती। झेलम नदी हिमालय पर्वत श्रृंखला में पीर पंजाल पर स्थित वेरीनाग जल पर स्रोत से निकलती है, और यह नदी उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई उलर झील में मिलती है जाकर। श्रीनगर शहर झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। झेलम और रावी पाकिस्तान में चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। भारत में हिमाचल प्रदेश राज्य के लाहौल घाटी में चंद्रा और भागा नदियाँ प्रवाहित होती है। चंद्रा नदी का उद्गम चंद्रा ताल के निकट एक ग्लेशियर से होता है, जबकि भागा नदी का उद्गम बारालाचा ला के निकट होता है। आगे देख लीजिए, टंडी के निकट चंद्रा एवं भागा नदी दोनों का संगम होता है, तब ये फिर चंद्रभागा नदी या फिर इसी को हम लोग चिनाब नदी कहते हैं। आगे देख लीजिए, झेलम की सहायक नदी है किशनगंगा, जिसे पाकिस्तान में नीलम नदी कहा जाता है। आगे देख लीजिए लूनी नदी के बारे में। लूनी नदी अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी से निकलती है, और ये 511 किलोमीटर तक प्रवाहित होने के पश्चात या कच्छ की रन में दलदली क्षेत्रों में जाकर ये विलुप्त हो जाती है। तो कच्छ के रन जो होता है ना, तो उसमें ये दलदली क्षेत्रों में जाकर ये नदी जो है वो पूरी तरीके से विलुप्त हो जाती है। ठीक है ना, विलुप्त हो जाती है। इसका संपर्क समुद्र से नहीं हो पाता है। जो आपका लूनी नदी है ना, वो समुद्र में जाता ही नहीं है, ये दलदली क्षेत्रों में ही ख़त्म हो जाती है।
आगे देखिए श्योक नदी। श्योक नदी को काराकोरम क्षेत्र में मृत्यु की नदी यानी कि रिवर ऑफ डेथ के नाम से जाना जाता है। श्योक नदी को काराकोरम क्षेत्र में। ऐसे साक्ष्य हैं कि प्राचीन काल में मध्य एशिया के यारकंड से लद्दाख के बीच व्यापार इसी नदी से ही होता था। आगे देखिए जास्कर नदी के बारे में। जास्कर नदी जास्कर श्रेणी में गहरे गौज का निर्माण करते हुए कठोर चट्टानी भागों से होकर बहती है। यह पहले उत्तर फिर पूर्व की ओर बहते हुए अंततः नेमू में सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है जास्कर नदी। आगे देख लीजिए, इसकी उत्पत्ति हिमाचल प्रदेश और लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 से दोनों क्या ये लद्दाख क्या बन गया, केंद्र शासित प्रदेश। तो नेमू नदी का जो है उद्गम वो हिमाचल प्रदेश और लद्दाख की सीमा पर सरचू के उच्च अक्षांशीय पठारी भाग से होता है। जास्कर नदी की लंबाई 150 किलोमीटर है। स्पीति नदी का उद्गम कुंजम श्रेणी के आधार पर कुंजम ला टोगोपो एवं दो धाराओं कम्बिजा और पिंगलुंग के संगम से होता है। 60 मील बहने के पश्चात यह नदी हिमाचल प्रदेश के कन्नौज जिले में नामगिया गांव के पास सतलज नदी में जाकर मिल जाती है। ये पूरा फैक्ट है, इसको आपको कीवर्ड बना बना के याद रखना पड़ेगा। इसको नोट कीजिएगा एक एक लाइन, ठीक है ना। तो बुक से देख देकर इसको नोट, जब इसको आगे क्लास कीजिएगा तो एक एक लाइन को रोक रोक कर पढ़िएगा, याद कीजिएगा। आगे देख लीजिए काली नदी के बारे में। काली नदी पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में स्थित उत्तर कन्नड़ जिले जो कि कर्नाटक के डिग्गी गांव से उद्गमित होकर चाप के आकार की यानी कि आर्क बनाता है और उसी आकार में ये पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए अरब सागर में जाके मिल जाती है। एक नदी है संकोश नदी। संकोश नदी उत्तरी भूटान से उद्गमित होती है और ये असम और पश्चिमी बंगाल की सीमा बनाती हुई ये असम बांग्लादेश सीमा के निकट ब्रह्मपुत्र नदी में जाकर मिल जाती है। माही नदी के बारे में देखिए। माही नदी मध्य प्रदेश से उद्गमित होकर खांडू के निकट राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करती है। आगे देख लीजिए, यह नदी नरबाली तक बहने के पश्चात दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर गुजरात से प्रवाहित होते हुए खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। मीठी नदी मुंबई स्थित विहार झील के अधिप्रवाह से उद्गमित होती है और ये 2 किलोमीटर की प्रवाह के बाद इसमें पोई झील का पानी भी अधिप्रवाह के चलते मिल जाता है और यह कुल 18 किलोमीटर की दूरी तय करके ये माहिम खाड़ी के पास अरब सागर में जाके गिर जाती है। तेल नदी महानदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। कापिली, जिसको हम लोग कोपिली नदी भी कहते हैं, यह ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। कामरूम नगर इसी नदी पर ही अवस्थित है। ये आपको समझ में आ गया है। ये पूरा फैक्ट था, आप इसको बिना याद किए हुए रटे हुए नहीं कुछ कर सकते हो। इसमें समझाने वाला कुछ था ही नहीं। इसको क्या समझाते हैं, कुछ नहीं। आप इसको वीडियो को रोकते जाइएगा, जो नदी निकलेगा नदी का नाम लिखिएगा। इसमें कम से कम 15 से 20 नदी का नाम दिया हुआ है। 10 से 15-20 नदी का नाम लिखिएगा, उसका उद्गम लिखिएगा कहाँ होता है, उसका किस नदी में जाके मिलता है, बस वो लिख दीजिएगा, किस ज़िले से बहता है, बस इतना ही लिख के आगे बढ़ जाइएगा। अब यहाँ पे कुछ और फैक्ट दिया हुआ है, कुछ नदी का नाम दिया हुआ है और उसका उद्गम क्षेत्र के बारे में बताया गया है। देखिए यहाँ पे पहला है आपका क्या, पहला है आपका, देखिए यहाँ पे बता रहे हैं। पहला है सिंधु नदी। ये उद्गम इसका होता है तिब्बत के मानसरोवर झील के पास, इसका संगम होता है अरब सागर में। झेलम नदी ये जम्मू कश्मीर में वेरीनाग से होता है और ये चिनाब नदी पाकिस्तान में जाके मिल जाती है। फिर चिनाब नदी के बारे में देखिए, ये बारालाचा दर्रा के निकट ये हिमाचल प्रदेश में ओरिजिन होता है और ये सतलज नदी पाकिस्तान में जाके मिल जाती है। रावी नदी रोहतांग दर्रा के निकट ये हिमाचल प्रदेश में ओरिजिन होता है और ये चिनाब नदी पाकिस्तान में जाके मिल जाती है। ब्यास नदी ब्यास कुंड रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से ओरिजिन होता है और ये सतलज नदी भारत में जाके मिल जाती है। सतलज नदी ये आपका तिब्बत में राकसताल झील से उद्गम होता है और ये सिंधु नदी में जाके मिल जाता है। लूनी नदी अरावली में उद्गम होता है और ये कच्छ का रण में जाके मिल जाता है। माही नदी मध्य प्रदेश में उद्गमित होता है और ये खंबात की खाड़ी में जाके मिल जाता है। आगे देख लीजिए, ऐसे करके आपको जो है 12-15 ठो नदी का नाम लिखना होगा छोटा छोटा, और उसका इसी तरह आप उद्गम और उसका संगम लिख दीजिएगा, बस काम चल जाएगा। फिर आपको क्वेश्चन नहीं है, मतलब आगे देखिए। सिंधु नदी का सहायक नदी, सिंधु का सहायक नदी है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, जास्कर, श्योक, नुब्रा, गिलगिट, हुंजा नदी, काबुल नदी इत्यादि। झेलम नदी का सहायक नदी है किशनगंगा। सतलज नदी का सहायक नदी है स्पीति नदी। बस इतना ही याद करना है आपको। तो ये पूरा फैक्चुअल था, आप इसको फैक्चुअल है ये,
पूरा इसको आप देख देख कर इसको याद कीजिएगा, लिख लिख कर याद कीजिएगा बार बार, और रिविजन करते रहिएगा, तभी आपको ये याद होगा, अदरवाइज ये आप भूल जाइएगा। अब आइए इसका क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन है पहला नंबर क्वेश्चन, ये आपका 67वां बीपीएससी 2022 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिए। निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालयी नदी की प्रादीपीय नदी से तुलना करें। हिमालयी नदी को प्रादीपीय नदी से तुलना करना है। पहला क्या है देखिए, अधिकांश हिमालयी नदियां बारहमासी होती है, जबकि अधिकांश प्रादीपीय नदियां वर्षा पर निर्भर करती है। बिल्कुल सही बात है। आगे देख लीजिए, हिमालयी नदी की ढाल प्रादीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है। ये भी बिल्कुल सही बात है। प्रादीपीय नदी हिमालयी नदी की तुलना में अपने रास्ते से अधिक क्षरण का कारण बनती है। प्रादीपीय नदी हिमालयी नदी की तुलना में अपने रास्ते से अधिक क्षरण का कारण बनती है। नहीं, ऐसा नहीं है, हिमालयी नदी ज़्यादा क्षरण करती है। तो 1 और 2 सही हो जाएगा, 1 और 2 सही, बिल्कुल सही बात है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, ये तो आप बना दिए सही। अधिकांश हिमालयी नदियां बारहमासी नदियां होती है जो हिमालयी ग्लेशियरों से जल प्राप्त करती है, जबकि अधिकांश प्रादीपीय नदियां वर्षा पर ही निर्भर करती है। हिमालयी नदी ढाल प्रादीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है। हिमालयी नदी युवा नदी के उदाहरण है तथा ये प्रादीपीय नदी की तुलना में अधिक क्षरण का कारण बनती है। ये ज़्यादा तोड़फोड़ करता है हिमालयी नदियाँ, पानी का प्रभाव भी बहुत ज़्यादा है ना, नवीन नदी भी है ना, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, ये आपका आईएएस में पूछा गया था, 2021 में पूछा गया था, 2021 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिए। सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियों में से 3 नदियाँ इनमें से किसी एक नदी में मिलती है जो सीधे सिंधु नदी में जाकर मिलती है। निम्नलिखित में से एक नदी कौन सी है जो सिंधु में जाकर मिलती है। ये तो हम लोग सभी को पता है, ये आपका ये सतलज की बात की जा रही है। सिंपल, हम लोग जानते हैं कि सतलज नदी में आपका कौन नदी जो है वो, सतलज नदी में आपका 3-4 नदी जाके मिलता है। कौन कौन मिलता है एक बार बता दे रहे आपको, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था। हाँ, सतलज नदी के बारे में बताया गया था कि सतलज नदी में रावी नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी सबका पानी मिलता है, और सतलज नदी जो है वो पाकिस्तान मिठानकोट में जाकर वो सिंधु नदी में जाकर मिल जाता है। ये देखिए, इस तरह का क्वेश्चन ही पूछा गया था, और ये आईएएस में पूछा गया था 2021 में, इतना लेटेस्ट। तो रावी और झेलम नदी चिनाब में मिलती है, चिनाब नदी सतलज में मिलती है, तत्पता सतलज नदी सिंधु में जाकर मिल जाती है। इसको याद कीजिएगा बस, और ये आपको सब्जेक्टिव वाला भी क्लास में बताया गया था, तो उसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, ये आपका चंद्रा और भागा नदियों के बारे में पूछा गया है। ये आपका 66वां बीपीएससी री एग्जाम 2020 में पूछा गया था। भारत में चंद्रा और भागा नदियाँ किस क्षेत्र में बहती है? लाहौल, कारगिल, लद्दाख या स्पीति में? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी लाहौल में हो जाएगा, लाहौल में ये बहती है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप थोड़ा सा। भारत में हिमाचल प्रदेश राज्य के लाहौल घाटी में चंद्रा और भागा नदियाँ प्रवाहित होती है। चंद्रा नदी का उद्गम चंद्रा ताल के निकट एक ग्लेशियर से होता है, जबकि भागा नदी का उद्गम बारालाचा ला के निकट होता है। टंडी के निकट चंद्रा एवं भागा नदी का संगम होता है, तब ये चंद्रभागा नदी या फिर चिनाब नदी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है कौन? तो वो आपका सतलज नदी सभी श्रेणियों को काटती है। बृहत हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय या ट्रांस हिमालय, सबको काटेगा कौन? सतलज नदी सबको काटेगा। यूपी ARO मेंस में, यूपी PCS मेंस में 2012-2014 में पूछा गया था। तो सतलज नदी हिमालय की श्रेणियों को काटकर गहरे गौज का निर्माण करती है। यह नदी हिमालय पार ट्रांस हिमालय नदी है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय पार यानी कि ट्रांस हिमालय नदी है? तो आपका सतलज नदी, ऊपर से आ रहा है पूरा, सतलज नदी से आ रहा है। यहाँ पे आपका ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय, फिर आपका आउटर हिमालय यानी कि शिवालिक, सबको काट के जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, उत्तराखंड PCS से पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतलज नदी की सहायक है? तो रावी नदी सतलज की सहायक है। रावी नदी, चिनाब नदी, ब्यास नदी, रावी नदी, चिनाब नदी, ये सभी इसका सहायक है। एक सहायक और भूल रहे हैं हम भाई, कौन कौन है देखो, रावी नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी। रावी नदी और झेलम नदी चिनाब में मिलता है, चिनाब नदी सतलज में मिलता है, सतलज नदी सिंधु में मिलता है। इस वाले पॉइंट को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर
सात देख लीजिए, ये आपका यूपीपीसी से पूछा गया था। दूध गंगा नदी निम्नलिखित में से किसमें अवस्थित है? तो दूध गंगा नदी जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। दूध गंगा नामक नदियां जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त उत्तराखंड एवं महाराष्ट्र में भी प्रवाहित होती है, ठीक ना। तो उत्तराखंड में भी है, हिमाचल प्रदेश में भी है, सॉरी उत्तराखंड में है, जम्मू कश्मीर में है और आपका महाराष्ट्र में भी है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है? गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और गोदावरी नदी, महानदी कृष्णा नदी और कावेरी नदी। ए तो मिल रहा है, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और गोदावरी नदी, ये तीनों तो आपका बंगाल की खाड़ी में गिरता है। कृष्णा नदी, कावेरी नदी, कृष्णा नदी हम लोग जानते हैं कि ये आपका कृष्णा नदी भी देखो, महानदी तो मिलता ही है बंगाल की खाड़ी में, कृष्णा भी मिलता है, कावेरी नदी आपका बंगाल की खाड़ी में मिलता है, कावेरी नदी, हाँ तो कावेरी नदी भी मिलता है। अच्छा ये भी मिलता है। लूनी नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, ये नहीं मिलेगा, तो ए और बी दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा ठीक है, तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी, बैतरणी नदी सभी जो है मिलता है बंगाल खाड़ी में। 12 नदी है आपका। बीपीएससी 56वां 59वां प्रीलिम्स में पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी है? तो कृष्णा की सहायक तेल नदी कृष्णा की सहायक है। ये आपका LDA स्पेशल 2010 में पूछा गया था। तेल नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। अच्छा, कौन नदी कृष्णा की सहायक नहीं है? तो तेल नदी नहीं है। कृष्णा की प्रमुख सहायक नदियां हैं जैसे कि कोयना, यरला, डीना, वरना, पंचगंगा, घाटप्रभा, भीमा और तुंगभद्रा। तेल नदी महानदी की सहायक नदी है, तो तेल नदी महानदी की सहायक है, कृष्णा की नहीं। हगरी सहायक नदी है। हगरी किसका है? तो कृष्णा नदी का तो सहायक नहीं होगा, ठीक है ना। तुंगभद्रा का है, तुंगभद्रा का है सहायक नदी हगरी, और तुंगभद्रा जो है वो खुद जो है वो कृष्ण नदी का सहायक है। हगरी नदी सहायक है तुंगभद्रा सहायक है कृष्णा का। हगरी नदी पश्चिमी घाट से निकलकर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से प्रवाहित होकर तुंगभद्रा नदी में जाकर मिल जाती है। यूपीपीसीएस मेंस 2009 में पूछा गया था ये क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, निम्नलिखित नदियों पर ध्यान दीजिए। किशनगंगा, गंगा, पेनगंगा, वेनगंगा, इन नदियों का उत्तर दक्षिण दिशा के आधार पर इसका क्रम बतलाना है। तो किशनगंगा, वेनगंगा, पेनगंगा, अरे बेटा, तो पहला है आपका ये किशनगंगा, फिर है आपका गंगा नदी, फिर आपका वेनगंगा नदी, फिर आपका पेनगंगा नदी। तो किशनगंगा नदी, गंगा नदी, वेनगंगा नदी और पेनगंगा नदी, ऐसे करके याद रखिए। आइए से पूछा गया था 1996 में। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली कौन सी नदी है? हिमाचल प्रदेश से कौन नदी बहता है? तो आपका ब्यास नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, सतलज नदी, यमुना नदी सभी हिमाचल प्रदेश से होकर गुजरती है, ठीक है ना, इसको भी याद रखिएगा आप।